इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये आया कहाँ से और है क्या? नॉर्मल देखो, वैज्ञानिकों को लाइट के बारे में पता था। लाइट की कई सारी प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन होता है, उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है, सारी प्रॉपर्टी पता थी। लाइट को कई वैज्ञानिक समझने में लगे हुए थे कि लाइट एक्चुअली बना किस चीज़ का है, लाइट वेव है कि पार्टिकल है, क्या चीज़ है लाइट। तो इस लाइट के बारे में देखा जाए तो न्यूटन ने काफ़ी डिस्कवरी करी। न्यूटन ने एक बुक्स भी लिखा था ऑप्टिक्स, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। लेकिन उसके बाद लाइट को कई प्रॉपर्टी दी गई वैज्ञानिकों को। एक वैज्ञानिक थे हाइगन। ये जो हाइगन वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये कहा था कि जो लाइट है वो एक तरीके की वेव है। क्या कहा इन्होंने? लाइट एक तरीके की वेव है। और आपको पता है वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। नॉर्मल आप देखो, यदि हम मुंह से बोल रहे हैं तो मेरा मुंह से निकलने वाली आवाज़ आपके कान तक पहुंच रहा है ड्यू टू द मीडियम एज एयर। यहाँ पर हवा एक मीडियम है ना, जो मेरी वॉइस को आपके कान तक लेके जा रही है। आप सुने भी होंगे कि अगर इंसान कोई चाँद पे जाता है तो चाँद पर लोगों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। इसलिए साइंटिस्ट कहाँ कम्युनिकेट कर पाते हैं? इसके लिए उनके पास माइक्रोफोन लगे होते हैं, स्पीकर्स लगे होते हैं उनके पास, कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं? यानी कि नॉर्मल कहा जाए कि जो वेव है वो बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता। तो चूंकि लाइट बिना मीडियम में ट्रेवल कर रहा है स्पेस में, मीडियम तो नहीं है, तो हाइगन्स ने एक स्पेस में हाइपोथेटिकल मीडियम माना। क्या माना? इसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल मीडियम। ये समझा रहे हैं क्या होता है हाइपोथेटिकल मीडियम? ये जो हाइपोथेटिकल मीडियम है, इस मीडियम को उन्होंने नाम रखा था ईथर। क्या नाम रखा था? ईथर। आप ईथर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसके अंदर ये वाला समूह होता है, आप उसको ईथर बोलते हैं। ऐसा होता है ना, बॉन्ड ओ बॉन्ड जो इसके बीच में है उसको आप ईथर बोलते हैं। ये वाला ईथर नहीं, दूसरा ईथर। ईथर एक पदार्थ है जो अंतरिक्ष में पाया जाता है। इसको उन्होंने हाइपोथेटिकल बोला था। हाइपोथेटिकल का मतलब अपनी कल्पना के अनुसार, क्योंकि उस समय जानते थे, हाइगन से जानते थे कि लाइट यदि वेव है तो वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी, और उस समय कोई मीडियम था नहीं स्पेस में, इसलिए उन्होंने खुद से एक मीडियम माना, इसलिए उसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल मीडियम। और इस मीडियम को उन्होंने क्या नाम रखा था? ईथर नाम रखा था। यानी कि साफ साफ कहें तो हाइगन्स ने बताया था कि लाइट एक वेव है जो एक हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर में चलता रहता है। लेकिन चूंकि इसके बाद ये चीजें पूर्ण से सिद्ध नहीं थी, तो इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं मैक्सवेल। और आते हैं मैक्सवेल ही एक पहले ऐसे वैज्ञानिक थे। मैक्सवेल ही अकेले एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइट के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड यूज किया। यानी कि नॉर्मल कहें हम कि लाइट के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट लेकर आया। उन्होंने ये कहा कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है इसको समझना जरूरी है। बस इतना भी समझ लीजिए कि हाइगन्स के बाद मैक्सवेल ने ये कहा था कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। आज हमको पता भी है कि लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, बिना किसी मीडियम की भी लाइट गति कर सकता है। इन्होंने क्या बोला कि मैक्सवेल ने बोला कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये बिना किसी मीडियम के भी चल सकती है। अब हमें समझना ये है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके वर्ड नाम में पहले हम सीखेंगे। नाम इसका लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ एक वेव के फॉर्म में चलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा एक बात समझो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ चल सकते हैं? हाँ चल सकते हैं। यदि कोई एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, मैक्सवेल ने बताया था, हम नहीं कह रहे हैं, मैक्सवेल ने कहा था कोई भी अगर एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल जो एक्सेलरेशन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन करता हुआ पार्टिकल अपनी एनर्जी को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में छोड़ता है। नॉर्मल क्या है तो उन्होंने कहा यदि कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेशन कर रहा है तो क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा। ये उन्होंने कहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वह वेव होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सीधे चलते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे वाई ले लेते हैं और यहाँ पे जेड ले लेते हैं। 3 डायमेंशन हम लेते हैं एक्स वाई जेड। सपोज करो कि यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो क्या आपको पता है वेव कैसे चलता है? ऐसे चलता है। यस सर। वेव ऐसे चलता है। मान लो ये वेव चल रहा है, इसको मान लो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ठीक इसकी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ठीक इसके
परपेंडिकुलर। अब इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं बस आपके समझने। अब देखो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये जो नीचे वाला है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऊपर वाला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, यानी कि जो लाइट जो रेडिएशन है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया। अभी ये ऊपर वाला आप देख रहे हो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बगल वाला क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज करो कैसे इसको पहचाना हो, मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सीधे परपेंडिकुलर ही जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक इसके विपरीत जाएगा। विपरीत का मतलब 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बने वो कितने का होगा 90 डिग्री। सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो ऐसे ऐसे मूव करेगा क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि नॉर्मल तौर पर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, ये हमने देख लिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वेव क्या होता है। क्या आप सभी को पता है वेव क्या होता है? वेव को नॉर्मल हम तरंग कहते हैं हिंदी में। वेव की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है ना, ऐसे नहीं ना वेव हो जाता है, वेव के अंदर कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे एक मीडियम है, इस मीडियम में यहाँ पे वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इसको और क्लियर कर देते हैं, कोई दूसरा मान है। अब मान लीजिए ये जो वेव है ये वेव ट्रेवल कर रहा है, इस वेव को हम लेते हैं, ये वेव एक बार ऊपर एक बार नीचे। आप सबको पता है वेव ऊपर नीचे ऐसे मूव करते हैं। पानी में कभी आप एक छोटा सा पत्थर फेंक के देखो, पानी जो होगा वो वाइब्रेट करता है, कभी एक बार ऊपर उठेगा एक बार नीचे जाएगा, फिर एक बार ऊपर। लहर देखा समुद्र का? समुद्र का लहर भी एक तरीके का तरंग ही है ना, वेव ही है, एक बार ऊपर उठता है एक बार नीचे जाता है। तो आपके पास तरंग है, एक बार ऊपर उठता है एक बार नीचे जाता है। नॉर्मल आप वेव का मतलब क्या समझते हो? वेव क्या है, तरंग क्या है? आप तरंग के बारे में कितना जानते हो? तरंग किसे बोलते हैं, तरंग किसे कहेंगे? देखो तरंग देखो अपने खुद यहाँ से चल के वहाँ नहीं जाता है, वह उस मीडियम में ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जिससे उसकी यहाँ की प्रॉपर्टी वहाँ चली जाती है। अच्छा ऐसे समझो, जैसे मान लो यहाँ पे हम खड़े होकर बोल रहे हैं तो मेरे मुंह से जो वॉइस निकल रहा है वो निकल रहा है यहाँ से, मेरे सेंटर यहाँ से वॉइस निकल रहा है और यहाँ से निकल के मेरे मुंह से होते हुए आपके कान तक जा रहा है। क्या मैं खुद आपके कान तक नहीं जा रहा हूँ, मेरा वॉइस जा रहा है। यानी कि मेरे मुंह से निकलने वाला जो वॉइस है ये अपने पास वाले हवा में मौजूद हवा के पार्टिकल को हिला रहा है। मेरे मुंह के पास वाला पार्टिकल हिल रहा है हवा का, इसलिए इसके हिलने की वजह से आसपास के जितने भी पार्टिकल हैं आपस में टच कर रहे हैं और आपके कान वाला पार्टिकल भी हिल रहा है, इसलिए आप हमको सुन रहे हैं। अच्छा कुछ ऐसे समझो, ऐसे मान लो कि हम यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से कोई वॉइस क्रिएट कर रहा है, मान लो ये एयर के छोटे छोटे पार्टिकल है, सपोज करना है इस चीज को, या आपके पास एयर के छोटे छोटे पार्टिकल है और यहाँ कोई सुनने वाला यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ सुनना। एक बात बताओ, हवा तो अभी नॉर्मल है, हवा के अंदर कोई स्पीड नहीं है, हवा भी नॉर्मल है, यदि यहाँ से स्पीकर से हम वॉइस क्रिएट कर रहे हैं, ये वॉइस इस वाले पार्टिकल को हिलाएगा, ये पार्टिकल हिला, इसके हिलने की वजह से इसमें कोलाइड करेगा, ये वाला भी हिलना चालू कर देगा। ऐसे ही ये सारे पार्टिकल उस वेवलेंथ से उस फ्रीक्वेंसी से हिलने लगेंगे और इसके पास के जो कान वाला जो मालिक है वो भी हिलेगा। तो यहाँ हिलने की वजह से यहाँ हिल रहा है, यहाँ हिलने की वजह से वहाँ हिल रहा है, इसको हम बोलते हैं वेव। वेव यहाँ से खुद वहाँ पड़ जा रहा है, यहाँ अपने पास वाले पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है, अपने पास वाले पार्टिकल को ऑसिलेट करवा रहा है, हिला रहा है, इसलिए हमारा पार्टिकल हिल रहा है, इसको बोलते हैं वेव। नॉर्मल आप देख सकते हो आपके घर पे यदि वो छत पे कपड़ा सुखाने वाला आपकी मम्मी रखी होंगी, जिसको आप सामान्य भाषा में अर्गन बोलते हो ना, एक रस्सी जो यहाँ पे बांध दिया होता है, आप गाना हो वहाँ पे हिलाना, एक कोने पे जाकर ऐसे हिलाओगे पूरा रस्सी हिलने लगता है। यानी कि हमने डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट किया और पूरी की पूरी रस्सी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, इसको हम बोलते हैं वेव। इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है तरंग। अब यहाँ पे आप देखो तरंग ऑसिलेट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे जाता है, ये आपके पास तरंग है। अब इस तरंग में 3-4 चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये आपका वेव हो गया, तो वेव कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। सपोज करो इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्रेस्ट, क्या बोलते हैं, यानी कि जो ऊपर वाला जितना मैक्सिमम ऊपर जा रहा है इसको हम बोलेंगे क्रेस्ट, जो नीचे वाला है इसको हम बोलेंगे ट्रफ, क्या बोलेंगे, तो जो नीचे वाला इन दोनों को हम बोलेंगे, याद कर लेना साथ में, किसको क्या बोलते हैं। देखो यदि वेव है चल रहा है तो वेव यदि ऊपर जाएगा, कितना ऊपर गया उसको हम क्या बोलेंगे, फिर ऊपर गया उसको हम क्या बोलेंगे, वही चीज उसके लिए क्या, जितना ऊपर वाला रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट ही बोलेंगे। नीचे कितना गया उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रफ, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, ट्रफ। तो किसी भी वेव के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक किसी भी
वेब के अंदर आप देखोगे तो आपको मिलेगा वेवलेंथ। क्या मिलेगा? वेवलेंथ को हम दिखाते हैं लैम्डा से। किससे दिखाते हैं? ये वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा। अब देखो ये जो क्रस्ट है, इन दिनों क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? लैम्डा। क्या बोलेंगे? लैम्डा। सिर्फ उस वाले को ही नहीं, नीचे वाले जो इसके ट्रफ है, इन दोनों ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे? लैम्डा। अब ये क्या लैम्डा डिनोट क्या कर रहा है? डिनोट कौन सा चीज डिनोट कर रहा है? तो ये बता रहा है कि वो जो वेव है, ठीक है ना, उस दोनों वेव के कंडीशन में, यानी कि ये वाला ऊपर जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, यानी कि दोनों के कब ऊपर हो रहे हैं, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं? क्रस्ट बोल रहे हैं। और उसके डिस्टेंस को क्या बोल रहे हो? लैम्डा। यानी कि इन ये दोनों का ऊपर है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ना हो, क्या बोलेंगे इसको? लैम्डा। इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है तरंग, लेंथ मींस लंबाई। तरंग की लंबाई कितनी है? आप देख रहे हो एक बार तरंग यहाँ पर, एक बार वहाँ पे, यानी कि ऊपर की तरफ जब जाएगा तो ऊपर वाले के बीच जो डिस्टेंस आप कवर कर रहा है उसी को क्या बोलोगे? लैम्डा बोलोगे। नीचे वाला भी वही कवर करेगा, उसको भी क्या बोलोगे? लैम्डा। लेकिन आप एक चीज देखो, ये कभी ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको हम? एम्पलीट्यूड। ये होता है एम्पलीट्यूड। ऊपर क्या? एम्पलीट्यूड हो गया। ऊपर जब जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। जब ये नीचे की तरफ ऑसिलेट करेगा तो जिसका एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। ये चीज आप याद रखना है। आपके सामने तीन चार चीजें हैं। पहला आपके पास है एम्पलीट्यूड। क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब यह होता है कि उसका जो इक्विलिब्रियम फेज है, ये जो मीडियम लाइन आप देख रहे हो, इक्विलिब्रियम है, इससे ऊपर या फिर इससे नीचे कितना जा रहा है उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। यानी कि दूसरा चीज आपको देखने को मिलेगा एम्पलीट्यूड। ये सारे वेव के कैरेक्टर आपको बता रहा है। और एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल। अब इसके अंदर आपको एक और चीज मिलेगी, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे म्यू से डिनोट करते हैं, लिखते हैं नीचे जैसे। फ्रीक्वेंसी आपको पता क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, कितनी बार हिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी होता है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? पता है किसी को? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को हम दिखा रहे हैं ऐसे, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। V बराबर C अपॉन लैम्डा। ये होता है जो फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। V ये म्यू क्या है? उसकी वेलोसिटी है। C उसकी V उसका क्या है? फ्रीक्वेंसी है। C उसकी वेलोसिटी और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। आप किसको? x प्लैंक कांस्टेंट होगा। देखो साइंस में जितना पढ़ते हो ABCD, ये ABCD नहीं है साइंस का, वो कोई ना कोई कांस्टेंट, कोई ना कोई वैल्यू है जो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कहते हैं फ्रीक्वेंसी को चलो f से दिखाओ, तो सारी किताबों में फ्रीक्वेंसी म्यू से लिखा है, तो f से कहाँ खोजोगे? उसमें जितने भी ये आप देखते हो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटिंग नंबर्स होते हैं ABCD जो अल्फाबेटिकल अक्षर होते हैं, ये सारे के सारे वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को ही डिनोट करते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है म्यू से दिखाएंगे, एम्पलीट्यूड से दिखाएंगे, वेवलेंथ लैम्डा से दिखाएंगे, इसको आप चेक नहीं कर सकते हो। ये साइंटिफिक नोटेशन है सारे के सारे। इसके बाद तीन चार चीजें और आएंगी। आपको मिलेगा वेव नंबर। क्या मिलेगा? वेव नंबर। जो वेव नंबर होता है जिसको हम डिनोट करते हैं V के ऊपर बार लगा, और ये जो इक्वल होता है 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है, इसे हम बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है ना? यानी कि एक यूनिट में उसके वेवलेंथ से आप डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा? वेव नंबर निकल जाएगा। ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की है, न कि इसकी है। इसकी प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं वेव की। और वेव की प्रॉपर्टी आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आएगा? टाइम पीरियड। एक आपका आएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? देखो टाइम पीरियड वह टाइम है जिसके अंदर कोई भी वेव एक ऑसिलेशन पूरा कर लेता है। एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से। किससे डिनोट करेंगे इसको? कैपिटल T से। जैसे इसको कहते हैं किसको? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है? जैसे आप एक्सरे जानते हो ना? तो एक्सरे में क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
गामा रे क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसको छोड़ो, आप कोई भी अगर आप कोई भी ले लो या फिर विजिबल लाइट ले लो, इंफ्रारेड लाइट ले लो, ये सारी की सारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्यों है? क्योंकि वो किसी न किसी चार्ज पार्टिकल से ही क्रिएट होती है। अब जो लाइट है, लाइट खुद क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब लाइट चलता है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए चलता है।